कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। बच्चों, अभी तक हम पढ़ रहे थे अपनी क्षितिज पुस्तक से पढ़ रहे थे, ठीक है। तो क्षितिज पुस्तक से बच्चों हमने गद्य खंड से 3 अध्याय और काव्य खंड से भी हमने 3 अध्याय पढ़ लिए, ठीक है। तो आज इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम आज क्या पढ़ेंगे? व्याकरण पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण का हमारा अध्याय 1 है। अध्याय 1 हमारा क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय। तो आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। बच्चों, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके हम प्रारंभ में और अंत में कुछ ऐसे शब्दांश मतलब शब्दों के अंश, यानी छोटे छोटे टुकड़े शब्दों के अंश जोड़ देते हैं जिससे उनका अर्थ बदल जाता है, ठीक है। और इन जो बदले हुए शब्द होते हैं उससे उनका अर्थ ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। तो शब्दों के आरंभ और अंत में कुछ ऐसे शब्दांशों का प्रयोग करने पर जब शब्दों के अर्थ बदल जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो बच्चों, हिंदी में जो उपसर्ग हैं, तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। हिंदी में टोटल उपसर्गों की संख्या 22 है। और उपसर्ग जो हमारे हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हिंदी के उपसर्ग, दूसरे संस्कृत के उपसर्ग और तीसरे होते हैं हमारे विदेशी उपसर्ग। तो पहले होता है संस्कृत के उपसर्ग, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। तत्सम का मतलब क्या हुआ बच्चों? तत्सम का मतलब हुआ तत् धन सम, यानी कि उसके समान। यानी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में वैसे के वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं तत्सम, ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं अत्याचार हुआ, या दुर्व्यवहार, तो दु, अति, ये जो शब्द हैं हमारे संस्कृत से आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे संस्कृत के। अब दूसरा होता है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग हमारे जो हैं वो उनको हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। तद्भव मतलब उनसे उत्पन्न हुए, तद मतलब उनसे, भव मतलब उत्पन्न हुए, उनसे उत्पन्न हुए अर्थात किससे उत्पन्न हुए? संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द, ठीक है, उनको हम बोलते हैं हिंदी के उपसर्ग। तीसरा है विदेशी उपसर्ग। बच्चों, हमारी हिंदी भाषा में बहुत सी विदेशी भाषाओं का भी प्रवेश हुआ है, जैसे कि अंग्रेजी, उर्दू, फारसी। तो इन भाषाओं के प्रयोग होने पर उनके जो शब्दांश है वो भी हमारी भाषाओं में प्रयोग किया जाने लगे। तो उपसर्ग हमारे कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग, यानी विदेशी भाषा के उपसर्ग। इनको हम आगत उपसर्ग भी कहते हैं। आगत मतलब आए हुए, यानी कि विदेशी भाषाओं के वे शब्दांश जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विदेशी उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले हम लिखेंगे उपसर्ग की परिभाषा। जानते हैं उपसर्ग की परिभाषा क्या है? ओके, आपको समझ में आया उपसर्ग क्या है? कि हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, शब्दांश होते हैं जो शब्द के आरंभ या अंत में जुड़कर उनके क्या करते हैं? उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो अभी हम सीखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर वे शब्दांश, शब्द नहीं शब्दांश, इन शब्दों का अंश, वे शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब बच्चों एक शब्द लीजिए, हार। शब्द क्या है? हार। हार का मतलब क्या होता है? हार मतलब पराजय होती है, ठीक। और एक हार होती है फूलों की माला, ठीक है। एक हार होती है पराजय और दूसरी होती है फूलों की माला। अब इस हार के आगे देखिए यहाँ पर हार। अब हार में अगर हम लगा दें आ धन हार, ठीक, बराबर क्या बन जाएगा? आ हार, ठीक है। प्र धन हार बराबर प्रहार। वि धन हार बराबर विहार। अब अभी तो हार का मतलब क्या था? अभी तक हार का अर्थ क्या था? हार का अर्थ था आपका पराजय और फूलों की माला। पराजय और फूलों की माला, ठीक है।
हमने आ, प्र और वी ये शब्दांश जोड़े, ठीक है, जब हमने आ, प्र और वी शब्दांश जोड़े तो हमारा शब्द क्या हो गया, हार के आगे हमने आ शब्दांश जोड़ा तो आहार। आहार माने क्या होता है, भोजन। क्या होता है, भोजन। ठीक, हार के आगे हमने प्रा जोड़ा तो हो गया प्रहार, और प्रहार का अर्थ क्या होता है, हमला या वार। ठीक है, वी जोड़ा हार के आगे तो क्या बन गया, विहार, और विहार का अर्थ क्या होता है, घूमना। ठीक है, तो आपने देखा कि कुछ शब्दांश शब्दों के आगे जुड़ के उनके अर्थ में कितना परिवर्तन कर देते हैं। हार का मूल शब्द क्या है, हार का मूल अर्थ क्या है, पराजय या फूलों की माला है, उसका मूल अर्थ है। लेकिन जब हमने इसके आगे कुछ शब्दांश जोड़ दिए तो इसका अर्थ कितनी जल्दी परिवर्तित हो गया। आ लगा दिया तो आहार, आहार माने भोजन हो गया। अब पराजय से बिल्कुल अलग है। प्रा लगा दिया तो प्रहार हो गया, और प्रहार का अर्थ हो गया हमला, जो पराजय और फूलों की माला से बिल्कुल अलग अर्थ दे रहा है। फिर हमने हार के आगे वी लगाया तो क्या हो गया, विहार, विहार माने घूमना। अब इन सब से बिल्कुल अलग अर्थ हो गया ना। तो उपसर्ग क्या है, उपसर्ग वे शब्दांश है, जैसे कि आ, प्र, वी, ये क्या है, शब्दांश है, शब्दों का अंश है, शब्द नहीं बच्चों, शब्दों का अंश है। तो उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्दों के आरंभ में, आरंभ मतलब शुरू में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उपसर्ग। क्लियर है यहाँ तक? पहले हम लिखेंगे परिभाषा किसकी, उपसर्ग की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, तो वे शब्दांश, कौन से शब्दांश, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी शब्द के, जो किसी शब्द के आरंभ में, जैसे कि अभी हमने बताया था ना, हार में कैसे हमने किया था कि आरंभ में जुड़कर, आरंभ में जुड़कर क्या करना है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उस शब्द का, उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया था, प्रहार, आहार और विहार, अर्थ बदल देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे, जैसे बच्चों देखिए, हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे उपसर्ग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मूल शब्द, और क्या लिखेंगे, लिखेंगे नए शब्द जो हमारे बनते हैं, नए शब्द। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे उपसर्ग। उपसर्ग को हम अव्यय भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं है। ठीक है, तो उपसर्ग हम लेंगे परा। सबसे पहले हम लेंगे उपसर्ग कौन सा, परा, ये उपसर्ग है हमारा। ठीक है, परा उपसर्ग हमने लिया। ओके, और इसके साथ में हमने मूल शब्द क्या लिया, जय। अब जय का अर्थ क्या होता है बच्चों, जय का अर्थ होता है जीत। ठीक है, जय का अर्थ क्या होता है, जीत। लेकिन जब हमने जय के आगे उपसर्ग लगा दिया परा, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, पराजय। तो पराजय का अर्थ क्या हो जाता है, हार। अब कितना अंतर हो गया ना, परा जो जय है वो जीत है। ठीक है, और जब हमने उसमें परा उपसर्ग लगा दिया तो उसका अर्थ बदल गया, कितना चेंज हो गया, बदलकर पराजय हो गया, जिसका अर्थ ही बिल्कुल चेंज हो गया। जय जीत और पराजय मीन्स हार हो गया। अब जैसे है शब्द उपसर्ग हम लेते हैं आ, कौन सा उपसर्ग हमने लिया, आ लिया। ठीक है, मूल शब्द हम एक लेते हैं गमन, और गमन का अर्थ होता है जाना। ठीक है, गमन का अर्थ क्या होता है, जाना। हमने आ उपसर्ग लिया, आ उपसर्ग लगाने के बाद हमारा शब्द क्या बन जाएगा, आगमन, आगमन, और आगमन का अर्थ होता है आना। तो कितना परिवर्तन हो गया, गमन मतलब जाना हो गया,
और जब हमने आ उपसर्ग लगा दिया तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल गया। क्या हो गया? आगमन हो गया। अब जैसे मान, मान हमारा मूल शब्द है मान, और मान का अर्थ होता है इज्जत। ठीक है, हम कहते नहीं बहुत इज्जत मान मिला हमको, मान मर्यादा, तो मान है। मान में अगर हम उपसर्ग लगाते हैं अप, कौन सा उपसर्ग लगाते हैं? अप, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? नया शब्द क्या बनेगा? अपमान। क्या बन जाएगा? अपमान। और अपमान का अर्थ क्या होता है? अपमान का अर्थ होता है बेइज्जती। ठीक है, तो आपने देखा ना कि शब्दों के आरंभ में कुछ शब्द ऐसे जुड़े, शब्दांश जुड़े, जिन्होंने शब्दों का अर्थ ही बदल दिया। जय हमारा मूल शब्द, इसका अर्थ है जीत, हमने इसमें उपसर्ग जोड़ा परा, और हमारा नया शब्द क्या बन जाता है? पराजय, और जो इसने पूरा तरह से इस शब्द के अर्थ को बदल दिया। गमन मतलब होता है जाना, और जब हमने उपसर्ग लगाया आ, ठीक है, तो हमारा पूरा शब्द बदल गया और उसका अर्थ हो गया आगमन। आगमन मीन्स आना। फिर हमने लिखा मूल शब्द मान, मान का अर्थ होता है इज्जत। ठीक है, और इसमें जब हमने शब्दांश जोड़ा क्या? अप, अपमान नया शब्द बना, और अपमान का अर्थ क्या होता है? बेइज्जती। ठीक है, तो पूरी तरह से वो क्या करते हैं? शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ओके, तो रहा उपसर्ग। अब हमने आपको बताया कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? संस्कृत के उपसर्ग, जिसको हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। दूसरा हिंदी के उपसर्ग, जिसको हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। और तीसरा विदेशी उपसर्ग, जिसको हम आगत उपसर्ग भी कहते हैं, यानी कि विदेशों से जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा? संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, तो संस्कृत उपसर्ग के लिए हमें क्या करना है? पहला हमारा कौन सा है? संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं तत्सम भी कहते हैं ना, तत्सम। ओके, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इधर लिखेंगे उपसर्ग, और इधर लिखेंगे मूल शब्द और नया शब्द, जो हमारा चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो ये हमारा होगा नए शब्द। ओके, तो सबसे पहले हम कौन सा मूल शब्द लेंगे? सबसे पहले मूल शब्द लेंगे अभाव। अभाव का अर्थ होता है नहीं। ठीक है, अभाव का अर्थ क्या होता है? नहीं। उपसर्ग हम अब क्या लेंगे? अ। क्या लेंगे? आ। आ से हमारा शब्द बनने, आ हमारा उपसर्ग है। अब इससे हम कौन कौन शब्द बना सकते हैं जिसका मतलब होता है नहीं? जैसे अज्ञान, अज्ञान, अशिक्षा, अनीति, अनीति। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? मूल शब्द क्या है इसका? अभाव। अभाव का मतलब होता है नहीं। ठीक है, उपसर्ग हमने क्या लगाया? आ। भाव मतलब होता है कि है, अभाव का मतलब हो गया नहीं। तो अज्ञान, ज्ञान का मतलब ज्ञान, और जब हम लगा देंगे आ उपसर्ग तो हमारा बन गया अज्ञान, यानी जिसको ज्ञान नहीं है। अशिक्षा, जिसके पास शिक्षा नहीं है। अनीति, जिसके पास नीति नहीं है। दूसरा हम लिखेंगे अति। अति उपसर्ग लगा देंगे, और अति का अर्थ, मूल अर्थ होता है बच्चों, अति का अर्थ होता है बहुत। अति का अर्थ क्या होता है? बहुत। बहुत यानी बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे अतिशय, अत्यधिक। ठीक है, अतिशय मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। अत्यधिक मतलब बहुत अधिक। बहुत के आगे हमने क्या लगाया? अति। अति उपसर्ग जोड़ने से हमारा क्या बना? अतिशय, अत्यधिक, और हम लिख सकते हैं एक शब्द और, अत्यंत। ठीक है, अत्यंत मतलब बहुत ही ज्यादा। ओके, अब हम तीसरा उपसर्ग कौन सा लेते हैं? हिंदी का संस्कृत का तीसरा उपसर्ग हम लेंगे अव। अव, अव का अर्थ होता है बच्चों बुरा। ठीक, अव का अर्थ होता है बुरा। ठीक है, जैसे अवगुण। क्या हुआ? अवगुण। अवगुण मतलब क्या होता है? गुण का मतलब होता है किसी में अच्छी विशेषताएं हैं।
अवगुण मतलब दोष होता है। जैसे अवरोध, अवरोध मतलब रुकावट, किसी चीज में रुकावट। अवरोध, अवगुण और अवशेष। अवशेष मतलब बचा हुआ, अवशेष। ठीक है, हमारे 3 शब्द बने। अव का मतलब होता है बुरा। ओके, अब हम लिखेंगे चौथा अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का क्या अर्थ होता है? पीछे। और इससे बनने वाले हमारे शब्द क्या बनेंगे? जैसे अनुसरण, अनुसरण। ठीक है, किसी के पीछे पीछे चलना या उसकी बातों को मानना हम क्या कहते हैं? अनुसरण। अनुरोध, अनुरोध। और अनुगमन यानी पीछे चलना, अनुगमन। ओके, ठीक है। तो आ का मतलब अभाव, जैसे अज्ञान, अशिक्षा, अनीति। जब हम ज्ञान के आगे आ लगा देंगे तो क्या हुआ? यानी उसे ज्ञान नहीं है। शिक्षा के आगे आ लगाया, अशिक्षा यानी कि शिक्षा नहीं है। अनीति यानी नीति से रहित। बहुत में अति, अति उपसर्ग हम जोड़ते हैं, शब्द बनाते हैं अतिशय यानी बहुत ज्यादा। अत्यधिक मतलब बहुत ही अधिक। अत्यंत मीन्स बहुत ही ज्यादा। अव का अर्थ होता है बुरा। अब हम गुण के आगे अव लगा देंगे, उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हुआ? गुण मतलब लाभ या खास विशेषता। अवगुण लगा दिया तो क्या हो गया? बेकार, इसमें कोई गुण नहीं है। अवरोध मीन्स रुकावट। अवशेष मतलब बचा हुआ। अनु का अर्थ होता है पीछे। अब अनुसरण का अर्थ क्या हुआ? उसके पीछे चलना। अनुरोध मतलब विनती करना। अनुगमन मतलब पीछे पीछे चलना। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। ठीक है, हमारे बच्चों हिंदी के उपसर्ग। ओके, अभी हमने पढ़ा था संस्कृत के उपसर्ग, अब है हमारा हिंदी के उपसर्ग। ओके, जिनको हम क्या कहते हैं? तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। तद्भव यानी उनसे उत्पन्न हुए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर उपसर्ग पहले की तरह, और इधर हम क्या लिखेंगे? मूल शब्द, मूल शब्द। और फिर हम लिखेंगे नए शब्द जो उपसर्गों से बने हैं। ओके, नए शब्द। तो पहला हम उपसर्ग लेते हैं हिंदी का, क्या लेंगे? अन। अन का अर्थ होता है बच्चों, जो उसका मूल अर्थ है वो है अभाव। ठीक है, अभाव। ठीक है, अभाव मतलब जैसे कि हम लिखते हैं अनपढ़। पढ़ मतलब होता है पढ़ा हुआ, और अन मतलब अभाव है तो उसका मतलब अनपढ़ का मतलब क्या हो गया? कि क्या हो गया? कि वो बिना पढ़ा हुआ। अनजान, अनजान मतलब जो जानता नहीं है। जैसे अनहोनी, जो हुई नहीं, अनहोनी। ठीक है, अन लगाने का मतलब क्या? अन का अर्थ हुआ अभाव, यानी अनपढ़ जो नहीं पढ़ा, अनजान जो नहीं जानता, अनहोनी जो नहीं हुई। दूसरा ऑप्शन हम लेंगे अध। अध का अर्थ होता है आधा। अध का अर्थ क्या होता है? आधा। जैसे अध खिला, अध खिला। अध जला। ठीक है, अध मरा, अध मरा। ठीक है, अध खिला मतलब आधा खिला हुआ, अध जला मतलब आधा जला हुआ, अध मरा का क्या हुआ? आधा मरा हुआ। ठीक है, तीसरा उपसर्ग लेते हैं उन। उन का मतलब होता है कम। जैसे कि हम लिखते हैं 49। 49 का अर्थ क्या होता है? एक कम 50। ठीक, 59। 59 का अर्थ क्या होता है? एक कम 60। उनका अर्थ है कम। जैसे 49 फिर आता है 50, तो 49 का मतलब क्या हुआ? एक कम 50। 59 का एक कम 60। और एक हम लेते हैं कु। हिंदी का उपसर्ग है कु। कु का अर्थ होता है बुरा। ठीक है, जैसे
कुपुत्र, कुपुत्र मतलब बुरा पुत्र। कुमार, कुमार का अर्थ हुआ गलत मार्ग, ठीक है। और जैसे कुसंग, कुसंग का अर्थ क्या हुआ गलत संगति, कुसंग का अर्थ क्या हुआ गलत संगति। कुपुत्र, कुमार, कुसंग। एक हम आखिरी एक और लेते हैं चौ। चौ उपसर्ग जिसका अर्थ होता है चार, ठीक है, चार। जैसे चौराहा, चौराहा यानी यहाँ पे चार राहें मिलती है, इसको हम क्या कहते हैं चौराहा। चौमासा, जब चार मास को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं चौमासा, ठीक है, चौमासा। चौकोर, जहां पर चार कोण एक बराबर होते हैं उसको हम बोलते हैं चौकोर, ओके। तो हमारे उपसर्ग हिंदी कौन से अन, अन का अर्थ अभाव, अन मीन आधा, उन मतलब कम, कु मतलब बुरा और चौ मतलब चार, ठीक है। तीसरा उपसर्ग कौन सा है विदेशी उपसर्ग, जो विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आए, जैसे कि उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में आए उनको हम बोलते हैं विदेशी उपसर्ग, ठीक है। तो विदेशी उपसर्ग कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है विदेशी उपसर्ग, ओके, विदेशी उपसर्ग, ओके। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे उपसर्ग, फिर लिखेंगे मूल शब्द, मूल शब्द, और तीसरा हम क्या लिखते हैं नए शब्द जो उनसे हम बनाते हैं, ठीक है, नए शब्द, ओके। तो विदेशी उपसर्ग जैसे हम पहले लेते हैं एंड का मतलब क्या होता है ठीक, एंड का मतलब क्या होता है ठीक। तो इससे शब्द बनेगा एंड वक्त, यानी कि उसी वक्त यानी ठीक वक्त, एंड वक्त पुलिस आ गई है ना, एंड मौके कहते नहीं, एंड वक्त या एंड मौके पर, यानी कि सही वक्त पर या सही मौके पर कौन आ गया पुलिस आ गई। आगे देखिए गैर, गैर, गैर का अर्थ क्या होता है बिना, ठीक है, गैर का अर्थ क्या होता है मूल शब्द क्या है बिना। जैसे गैर हाजिर, गैर हाजिर का मतलब क्या हुआ बिना हाजिर हुए, गैर हाजिर, ठीक। दूसरा शब्द गैर जिम्मेदार, जिसके अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, इसको हम क्या कहते हैं गैर जिम्मेदार है, यानी कि उसके अंदर जिम्मेदारी की कोई वो नहीं है भावना, गैर जिम्मेदार, ओके। तीसरा हम शब्द लेंगे दर, दर का अर्थ होता है में, जैसे दरअसल, दरअसल, कि वास्तव में, दरअसल का मतलब क्या हुआ वास्तव में, या दरख्वास्त, दरख्वास्त, दरख्वास्त का अर्थ क्या होता है अर्जी या प्रार्थना, ठीक है। एक है आपका खुश, खुश, और खुश का अर्थ क्या हुआ अच्छा, खुश का अर्थ क्या है अच्छा, जैसे खुश किस्मत, खुश किस्मत, इसकी किस्मत कैसी है अच्छी है, उसको हम बोलते क्या है खुश किस्मत। और खुशखबरी यानी कि अच्छी खबर, खुश खबरी यानी कि अच्छी खबर। तो ये हमारे कौन से उपसर्ग है विदेशी उपसर्ग है, ठीक है बच्चों, ये हमारे विदेशी उपसर्ग। हमने क्या सीखा उपसर्ग सीखा। उपसर्ग क्या होते हैं वे शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर यानी कि शुरू में जुड़कर शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कितने हैं उपसर्ग, वैसे हिंदी के उपसर्ग तो 22 हैं, और उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तो हमने आगे जाना, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम पढ़ेंगे प्रत्यय, ठीक है। तो अब हम फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय बाय।